बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इशूज़ ऑफ बहावलपुर विद शाज़िया नौरीन ख़ान। नाजरीन, बहुत वक्त से एक ऐसा इशू जिस पे हम सब बात करना चाहते हैं और बात होती भी है, हर फोरम पे, हर महाज पे हमने देखा है लोग इस इशू को उठाते हैं, लेकिन इस इशू को जब उठाते हैं तो फिर लोग उनको उठा लेते हैं, यानी कि उसका इस्तेमाल करके वो तो फ़ायदे में रह जाते हैं लेकिन वो बेचारा इशू वहीं पे वहीं रुका रह जाता है। तो आज का जो इशू है वो बेसिकली है, हम जिसको देखेंगे वो है बहाली सूबा बहावलपुर। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है जी? बहाली सूबा बहावलपुर, क्या कभी सूबा जो है बना था, या ये बहाली का कौन सा ऐसा इशू है जिस पर लोग हर वक्त बात कर रहे हैं? कौन सा ऐसा ग्रुप है जो इस इशू को लेके आगे आता है और हर जगह पे उनको ये कहा जाता है, आम जुबान में फसादी हैं भाई, हर जगह पे आके फसाद कर देता है। तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर लोग बात करते हैं? और वो लोग कौन हैं जो बहावलपुर से हैं? वो लोग कौन हैं जो किसी ज़ात से जुड़े हुए नहीं हैं? ये लोग कौन हैं जो किसी ज़ुबान के साथ अटैच नहीं है? हम असल में जा रहे हैं पस मंज़र पर बात करने। हमारा ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि हम इसे एक वक्त में ख़त्म नहीं करने वाले। इंशाल्लाह हम इसको 2-3 एपिसोड में लेके चलेंगे और कोशिश यही होगी कि वो सारी बातें, वो सारे हक़ाइक़ आप तक पहुंचाए जाएं जिनको आज तक, जिन पे बात करने से पहले हमें 10 दफ़ा जो है वो गालियां भी सुननी पड़ती हैं, हमें 10 दफ़ा कहना पड़ता है, सुनना पड़ता है कि जी इसका कोई सबूत है तो हमें प्लीज़ बताइए, या फिर हमें ये कहना पड़ता है कि जी कौन सी ऐसी तहरीक चली थी और कब चली थी, और क्या फैक्टर है कि बहावलपुर सूबा को क्यों नहीं बनाया जाता, वजह क्या है। इन सारों पे बात करेंगे। उससे पहले माफ़ कीजिएगा क्योंकि रोशनी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि लाइट आप जानते हैं हमारा बहावलपुर है तो थोड़ी सी लाइट की जो है कमी है, तो हम उसकी वजह से आपको एक रुदात सुनाने लगे हैं जो ये सन 1970 में लिखी गई है और कायनात के एक शुमारे में प्रिंट हुई। इसके लिखने वाले कादिर मुस्तफ़ा ख़ान साहब हैं जिनका अब इंतकाल हो चुका है, लेकिन जो उन्होंने रुदात लिखी बहावलपुर सूबा बहावलपुर की तहरीक के हवाले से, वो यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। अगर मैं इसे पढ़ सकी तो मैं आपके सामने इसको जो बयान करूँगी ताकि फिर हम अपने गेस्ट की तरफ जाएँ, क्योंकि जो गेस्ट हैं वो हमें बताते हैं और उनसे सवालात जब करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। ये रुदात जो शुरू होती है वो ऐसे शुरू होती है जी, घन गरज है गोलियों की, ठीक है, और इस घन गरज में चारों तरफ जो है लोग नारे लगाते हुए चले जा रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हैं वो सुबह बहाली की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट नाज़रीन, ये ज़रा सा मुझे इतना ख़ास, क्योंकि बहुत लाइट की कमी की वजह से आई एम नॉट राइट कि इसको मैं पढ़ सकूं, तो इसलिए इसको अब ड्रॉप कर रहे हैं, इसको नेक्स्ट एपिसोड में लेके चलेंगे। उससे पहले अब जो हम नेक्स्ट चीज़ करने जा रहे हैं वो है हमारे मेहमान ख़ास जनाब राजा शफ़क़त साहब। ये कौन है और इनको क्यों हमने यहाँ पे मदऊ किया है? ऐसे कौन से बड़ी बड़ी आप जाने शख्सियात हमारे सामने आती हैं जिनका ख़ास तौर पर बहाली सूबा के साथ नाम जुड़ा होता है, लेकिन हम जब बात कर रहे होते हैं, जो प्रैक्टिकल इस वक्त लोग बैठे हुए हैं और जो लोग इस तहरीक को काम करते हुए नज़र आ रहे हैं इस तहरीक में और इसको आगे लेके चल रहे हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो उनमें राजा शफ़क़त साहब जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं और हक़ाइक़ पे, मतलब इनका जो जनरल नॉलेज है वो बेस्ट है इस हवाले से, क्योंकि हम तो वो सारे लोग हैं ना जो जनरल नॉलेज ही नहीं जानते कि जी वजह क्या है, वो तारीख़ पढ़ना ही नहीं चाहते। तो ही इज़ वन पर्सन जिसको तारीख़ का पता है, जिस पर हम बात करेंगे। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम राजा शफ़क़त साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। तो राजा साहब, पहली बात तो ये कि अभी जो है पहले आप अपना तारुफ़ करा दीजिए नाज़रीन को ताकि वो जाने कि राजा शफ़क़त साहब कौन है, फिर मैं आपसे हवालात करती हूँ, प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया राजिया साहिबा। मैं राजा शफ़क़त महमूद मेरा नाम है, बहावलपुर का मैं रहने वाला हूँ और इसी मिट्टी का बेटा हूँ। और बचपन में हम सुना करते थे कि बहावलपुर एक सूबा था, तो फिर जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पर भी हमने पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक्स में भी पढ़ा कि जी एक सूबा था और फिर इसको जो है वो मर्ज कर दिया गया पंजाब के अंदर। तो बुज़ुर्गों से भी कुछ बातें जो थी मसीना नज़र चली आ रही थी। तो ज़माना तालिब इल्मी के बाद जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं और थोड़ा सा सियासी शऊर जब आया है, तो फिर इसके साथ साथ हमने यहाँ के जो मसाइल देखे हैं, सबसे बढ़कर ये कि हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग जब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में जाकर सड़कों पर ख्वार होते हैं, बेरोज़गारी का जिन जो है उन्हें बहावलपुर से निकाल देता है और बड़े शहरों की जो है वो चौकों चौराहों पर ला खड़ा करता है। तो इन चीज़ों ने हमें मजबूर किया कि हम अपनी उसी निशात सानिया को जो है वो ज़िंदा करें और बहावलपुर सूबा जो एक हकीकत है, जो यहाँ के लोगों का आइनी, तारीख़ी, सियासी हक़ है, उसकी जो है वो बहाली की जद्दोजहद करें। तो वो हम जद्दोजहद कर रहे हैं।
वो हम तहरीरी तौर पर भी आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं, अमली तौर पर मैदान में भी मौजूद हैं। इस वक्त अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप अखबारात पढ़ते हैं या टीवी चैनल्स देखते हैं तो बहावलपुर सूबे के हवाले से जितनी भी इस वक्त जमातें और तहरीकें काम कर रही हैं तो उसमें इंशाल्लाह आपको आपका ये जो भाई दोस्त है राजा शफकत, ये आपको इंशाल्लाह सब में जो है वो सबसे आगे नज़र आएगा और हमारी खिदमत जो है वो इंशाल्लाह आने वाली नस्लों के लिए हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए हैं, अपने खित्ते के लिए हैं। माशाल्लाह। नाज़रीन, शायद आपको मालूम है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस वीडियो के ज़रिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी एक सियासी पार्टी से ज़रूर है, लेकिन मैं आपको उससे पहले जब हम किसी सियासत में और दूसरी चीज़ों पे जाते हैं उससे सबसे पहले हम लोग क्या हैं, हम बहावलपुर से बिलोंग करते हैं। तो इस हवाले से हमें अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना है कि हम अपने लोगों के लिए कैसे काम कर सकते हैं और क्या करना है। तो शफ़क़त जो है इस लिहाज से उसकी वाज़ेह मिसाल है। अच्छा शफ़क़त, पहली बात तो मुझे बताइए, ये तो आपने अपना स्कूल एंड कॉलेज में आपने देखा और आपने सोचा कि हम क्यों नहीं इस पे काम कर सकता है। मुझे सिर्फ ये बताएं, क्योंकि हम इस पे बात करने लगे कि ये जो जब पहली तहरीक बाकायदा तौर पे मैदान में आई वो थी 24 अप्रैल 1970। ये तहरीक जो है बाकायदा तौर पे हमारे सामने नज़र आती है और जिसमें पहले 2 शहीद हमारे सामने हमें मिलते हैं। और आप क्या समझते हैं कि वो तहरीक जो थी, क्या वो एक सूबे की जो है 1 यूनिट आइन या फिर एक सूबा, ये किस चीज़ की मिसाल है हमारे सामने इसमें? जी, 1969 में याह्या ख़ान ने, जो उस वक्त के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने एक LFO जो था वो जारी किया। उस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत ये बात बहावलपुरी आवाम तक पहुंची कि बहावलपुर सूबा, जिसको 1956 में 1 यूनिट में शामिल किया गया था, इस वादे के साथ कि जब ये 1 यूनिट टूटेगा तो तमाम सूबे अपनी साबका हैसियत पे बहाल हो जाएंगे। तो उसमें इस चीज़ को लिखा गया कि जी बहावलपुर विल बी द डिवीज़न ऑफ पंजाब, और जबकि बलूचिस्तान जो वफाक के तहत एक इलाका था उसको उन्होंने सूबे का दर्जा दिया है। ठीक है। जब गदेजी साहब हमारे यहाँ के एक अवामी नुमाइंदे रहे, उस वक्त MNA थे, वो इस्लामाबाद उस वक्त थे, वहाँ पे अलील थे, तो उन तक ये बात पहुंची। उन्होंने यहाँ की जो सियासी शराफियत थी उनको फ़ोन पे ये बताया कि भाई इस तरह का मामला है और आप लोग अहले शहर जो हैं बैठ के इस पे बात करें। सही। तो 29 मार्च 1969 को अहमदपुर गेट के अंदर एक पहली बैठक हुई जिसमें शहर के मोअज़्ज़ज़ीन, अमायदीन और सियासी शऊर रखने वाले लोग शामिल हुए और उन्होंने इस मामले को डिस्कस किया। तो एक मजमूई राय ये बनी कि अगर हुकूमत हमारे साथ ज़्यादती करती है सही। और नवाब साहब के साथ किए गए वादे को पूरा ना करते अच्छा, हुए, वो नवाब साहब के साथ जो वादा हुआ था वो क्या है, वो ज़रा मुझे बताएंगे आप? देखें, दो चीज़ें हैं इसमें। जब 1 यूनिट का क़याम अमल में लाया गया 1956 में, तो वो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान का जो बैलेंस था वोट ऑफ पाप का, उसको बैलेंस करना था। 1 यूनिट, अब देखें नाजरीन है मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं 1 यूनिट होता क्या है। 1 यूनिट से मुराद ये था कि मशरक़ी पाकिस्तान जो पूरा एक बंगाल जो था, वहाँ पे कोई और सूबा नहीं था, वो पूरा मशरक़ी बंगाल सिर्फ एक सूबा कहलाता था। वहाँ पे सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशिस्तें बड़ी मखसूस थीं। ठीक है। जबकि मगरबी पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर एक सूबा था, पंजाब एक सूबा था, शिमाल सरहदी मगरबी एक सूबा था और सिंध सूबा था। 4 सूबे थे। साथ में उधर एजेंसीज मौजूद थी जो साथ में जुड़ी हुई थी, जिनको अब इन्होंने शायद अभी सूबे का कोई देना है, प्लान किया हुआ। देखिए, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, ये तो पूरा इलाका जो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा है, ये तो शिमाल मगरबी सरहदी सूबे के नाम से था, वफाक के तहत सरहद था पहले। बलूचिस्तान जो था ये सूबा नहीं था। सही। ये भी वफाक के ज़रिए इंतज़ाम था, जिसे 1970 में एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए से सूबा बनाया गया और एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए से हमारा सूबा ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। ठीक है। तो उस बहावलपुर सूबे की बहाली के लिए यहाँ के लोगों ने जलसे जुलूस करना शुरू किए। ठीक है। तो अप्रैल के महीने में ही जलसे जुलूस शुरू हो गए। ईदगाह और चौक सराकी जो है वहाँ से जुलूस निकला करते थे, जो कि सर्कुलर रोड के ज़रिए से फरीदगढ़ तक आया करते थे। जामा मस्जिद अल सादिक से तहरीक चलती थी ज़ोहर की नमाज के बाद, और वो लोग इकट्ठे होकर फरीदगढ़ पे आते थे, यहाँ पे आकर तकारीर होती थी। ये तहरीक नुक्ते अरूज पर पहुँची है 24 अप्रैल 1970 को, जब आवाम का एक जमे गफ़ीर था। बिला मुबालगा बहावलपुर का कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ से बुज़ुर्ग, जवान,
ख़वातीन और बच्चे और इस तहरीक में शामिल थे। और नाज़रीन आपको मज़े की बात बताऊं कि जो रुदाद आज मुझे पढ़ी नहीं गई, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ख़वातीन का एक जत्था, मतलब एक पूरा ग्रुप इस तहरीक का हिस्सा था, जो आज भी अगर देखें तो ख़वातीन ऐसे मूवमेंट में शामिल नहीं होती, लेकिन उस वक्त ख़वातीन भी उस मूवमेंट का हिस्सा थी। बिल्कुल जी। तो उस तहरीक की ताकत को देखते हुए उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने रिपोर्ट किया पंजाब को और यहिया खान को कि जी पूरी आवाम जो है वो सड़कों पे है और वो अपने सूबे की बहाली की बात कर रहे हैं, तो हम तो इन्हें नहीं रोक सकते। तो फिर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, जंगल का बादशाह, अंडर द बच्चे, उसने ऑर्डर दिया कि इनको बाय हुक एंड क्रोक इनको रोका जाए। सही। तो सबसे पहले लाठीचार्ज किया गया। फिर उसके 24 अप्रैल 1970 को ये सब, जी बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले लाठीचार्ज किया गया। जब आवाम लाठीचार्ज से नहीं रुके तो आंसू गैस फेंके गए। और बहावलपुर की तारीख में पहली दफ़ा था कि आवाम पर लाठियाँ बरसी, जो है वो शेलिंग की गई, और इन द एंड जब देखा कि आवाम नहीं रुक रहे तो फिर गोली चलाई गई। अच्छा। उस अंधाधुंध गोलियों की जो थी 2 शहीद इस तहरीक का हिस्सा हैं। उसमें हमारे 2 लोग शहीद हुए, सैकड़ों लोग जख्मी हुए। और उसमें अजीम दाद पोतरा और हाफिज़ मोहम्मद शफीक, ये 2 हमारे शहीद हैं। और मैं ये बरमला कहूँगा कि उन 2 हमारे मौसनों की शहादत से आज हमारी तहरीक ज़िंदा है और आज हम इस मकाम पर खड़े हैं। और उस वक्त सैकड़ों लोगों को जेलों में डाला गया और उन्होंने बहावलपुर, साहिवाल और पंजाब के मुख्तलिफ जेलों में जो है। अच्छा, उनमें से कोई ऐसे हैं जो हयात हो आज जो जेलों में डाले गए? जी बिल्कुल है, उसमें बहुत सारे नाम हैं जो बहावलपुर डिवीज़न के लोग हैं। उसमें नवाज़ नाजी साहब हैं, जो मुजाहिद जितोई साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ज़िंदा हैं, हयात हैं, हमारे साथ राब्ते में हैं, इस तहरीक का हिस्सा हैं, हमारी सरपरस्ती करते हैं माशाल्लाह। हम गाहे बगाए उनसे रहनुमाई लेते रहते हैं। अब तो नाज़रीन नेक्स्ट जो होगा हमारे साथ, चूँकि शफ़क़त तो रहेंगे, हम ये इसको एक प्रोलॉन्ग चीज़ में लेके जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बैठक कैसी हो जाए जिसमें हमारे जो लोग हैं साथ में शामिल हों, तो जिसमें हम नवाज़ नाजी साहब को भी ज़रूर इनवाइट करेंगे कि वो तशरीफ़ लाएं, अगर वो आ सकते हैं। अगर वो नहीं आ सकेंगे तो हम खुद उनके पास चले जाएंगे, ये भी पॉसिबल है। पहले तो हम उन्हें खुद दावत देंगे कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं। जी अच्छा, अब द सिंपल थिंग, यहाँ तक तो हम स्टॉप होते हैं। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि ये बाय हुक एंड क्रुक ये फार्मूला आज तक चल रहा है? देखिए, हुकूमत जो होती है ना, वो कानून इसलिए बनाती है कि आवाम को कंट्रोल किया जा सके। और जब आवाम अपने आइनी मुतालबे के लिए सियासी या जमहूरी जद्दोजहद करती है और उस जद्दोजहद को नतीजे में अगर हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं होता, तो फिर हुकूमत के पास आखिरी हल ये होता है कि वो फिर लाठी, गोली। अच्छा देखिए शफ़क़त, अब सिंपल अभी हम इस चीज़ को, चूँकि हम जा रहे हैं अपनी डिस्कशन में और गहराई की तरफ जाएंगे और हम बेसिक उनकी बातों की तरफ आएंगे जो फिर हक़ाइक़ को सामने लाती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं और फिर उनका हल भी निकालते हैं। पर्दा नहीं डालना हमने, ताकि वो कहते हैं ना जी कि जिस वक्त गंदगी ज़्यादा हो जाए और उस पर पर्दा डाल दिया जाए और फिर बैठ के खुशबू का आप कॉन्सेप्ट बना के बैठें तो गलत है। जब तक कि आप उस गंद को साफ़ नहीं करेंगे और उस गंद को साफ़ करने के बाद आप उसका हल देखेंगे कैसे हो सकता है, तो तभी आप मसला क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर वो गंद पे कपड़ा पड़ा रहेगा, साफ़ नहीं होना। तो अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, इतनी कोशिशें होती हैं, इतना पॉजिटिव अमल होता है, इतने लोग शामिल होते हैं, इस तहरीक को जिन लोगों ने अडॉप्ट किया, मतलब मैं तो ये समझती हूँ ना कि लोगों ने इसको अडॉप्ट किया बच्चे की तरह से और फिर उस बच्चे से फ़ायदा उठाया और फिर भाग गए। आप काइंडली मुझे उस पर नज़र डालिए कि कौन से लोग थे जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया और फिर वो भाग गए। 1970 के जो इंतखाबात हुए थे जी, उन इंतखाबात में बहावलपुर के अंदर उस वक्त मुस्लिम लीग थी, पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग थे, लेकिन इन 2 तहरीक इस्तक़लाल भी थी। लेकिन इन सारी जमातों से हटकर जिस प्लेटफार्म पर बहावलपुर के लोगों ने इलेक्शन लड़ा वो था मुत्तहिदा महाज़ बहावलपुर। ठीक है। और वो इलेक्शन एक रेफरेंडम था कि उसमें पीपल्स पार्टी को यहाँ से कोई सीट नहीं मिली और कोई जमात। 1970 में भी ये हुआ मुत्तहिदा महाज़। ठीक है। और वो इलेक्शन जो था उसने मोहर सब्त कर दी थी कि यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ बहावलपुर सूबा की बहाले जाते हैं। ठीक है। अब हुआ ये कि जब यहाँ से लोग हमारे जीत कर असम्बलियों में गए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो अपने आप को मास्टर माइंड करार देते हैं 1973 के आइन का, और जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इस मुल्क का मुत्तफ़िका आइन है, तो ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि 1973 का आइन मुत्तफ़िका आइन नहीं है। बहावलपुर के 2 MNAs नूर मोहम्मद हाशमी और निज़ामुद्दीन हैदर, उन्होंने उस आइनी मसवदे पर दस्तखत नहीं किए, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। अच्छा। इसी तरह सवात और एक और रियासत
के MNAs थे 2, उन्होंने भी इस पर दस्तखत नहीं किए। इसका मतलब है आइन में जो इल्हाक शुदा 1969 में स्वात जो है वो जम हुई थी पाकिस्तान के साथ, रियासत स्वात जो है, और इसी तरह से बहावलपुर भी जम हुआ था 1954 में, आई थिंक सो पूरा मुकम्मल तौर पे 1948 में जम हुआ था, बट उसकी जो हैसियत थी वो बरकरार थी। 54 के बाद ही इसको जो है 1 यूनिट कंसीडर किया गया। ये एक बड़ा अहम इशू है, इसको थोड़ा मैं आम जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए कि देखें, जब बहावलपुर रियासत में शामिल हुआ उससे पहले बहावलपुर की एक तारीख है कि बहावलपुर ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख़ास तौर पे और मुस्लिम लीग को ताकतवर बनाया, फाइनेंशियली भी और सियासी हवाले से भी। जब कायदे आज़म हर तरह से मायूस हो चुके थे कि एक तरफ उनकी इंटरनल उनकी डिजीज़ थी TB की, जिसकी वजह से उनको पता था कि मेरा सर्वाइवल नहीं है, तो उस मायूसी में कायदे आज़म को यहाँ के नवाब साहब ने कहा कि अगर आपको कहीं भी पाकिस्तान नहीं मिलता तो बहावलपुर आपके लिए हाजिर है, आप यहाँ पर आकर अपना झंडा लगाएं, अपना मुल्क बना लें। ये एक सियासी बात थी, एक सियासी ऑफ़र थी जो आज तक किसी भी एक फरमारवाए रियासत ने किसी को नहीं की। दूसरी बात, 1945 का जो इलेक्शन हुआ बरसगीर के अंदर, वो इलेक्शन जो था वो पार्टी की बेस पे था, और उसमें पार्टी जो थी वो अपने कैंडिडेट्स को फंडिंग करती थी, बिल्कुल ऐसा, और उस फंडिंग की बुनियाद पे कैंडिडेट्स अपने कैंपेन चलाते थे और इलेक्शन का जो है मरहला चलता था। सही। तो नवाब साहब ने 85,000 पाउंड जो थे वो कायदे आज़म को और मुस्लिम लीग को डोनेशन दिए कि आप इलेक्शन लड़ें, क्योंकि आप इलेक्शन लड़के अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में आएंगे तो मुस्लिम लीग और मुसलमान मजबूत होंगे। और आपकी ही बात को मैं सेकंड कर रही हूँ और बताऊँ आपको कि इस वक्त जो है हम वापस आएंगे, जिस वक्त बिग ब्रेक लेने लगे हैं, जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि रियासत ऑफ जो स्टेट ऑफ बहावलपुर है उसके साथ कायदे आज़म का और अल्लामा मोहम्मद इकबाल का क्या ताल्लुक़ है। शुक्रिया। वेलकम नाजरीन, मैं हूं शाज़िया नौरीन खान और आप देख रहे हैं इशूज़ ऑफ बहावलपुर। सवाल यहाँ पे छोड़ा गया था कि क्या कायदे आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ताल्लुक़ जो है वो रियासत के साथ क्या बनता है, क्यों उनको इतनी फ़ंडिंग की जा रही थी और क्यों उनको इतनी स्पेस मिल रही थी, क्या और लोग नहीं थे जिनको मुस्लिम लीग में सपोर्ट किया जा सकता। तो रीज़न इज़ दिस कि बोथ ऑफ देम, दोनों जितने भी हैं ये सब के सब कौन है, ये दोनों रियासत बहावलपुर के कानूनी मुशीर थे, और इनका जो सिलसिला है नवाब साहब के साथ इसलिए इतना गहरा था कि वो मोहब्बत और जो खलूस है वो हमें नज़र आता है। फिर आगे अगला सवाल यही था कि क्या तारीख़ हमें क्या बताती, शफ़क़त हमें बताएंगे कि क्यों कायदे आज़म को ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही थी, फंडिंग हो रही थी, क्यों ये सोच के किया जा रहा था कि क्या वो मुसलमानों के निजात दहिंदा बन जाएंगे। जी, नवाब बहावलपुर जो थे, नवाब सादिक सर मोहम्मद खान अब्बासी जो थे, अल्लाह ने उन्हें बड़ी सियासी बसीरत अता की थी। सही। और वो सिर्फ रियासत के फरमारवा नहीं थे, वो उनकी जो हैसियत थी वो बर्र-ए-सग़ीर के लोगों के लिए एक नेमत मुतबरका की थी कि उन्होंने दारुल उलूम देवबंद को फंडिंग किया, HSN कॉलेज को फंडिंग की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को फंड दिए, और कायदे आज़म जो पढ़ते रहे सिंध तसद्दुर इस्लाम में, वहाँ फंडिंग जाती रही। यानी सब कॉन्टिनेंट का कोई ऐसा तालीमी इदारा जहाँ पर मुसलमान या कोई भी लोग जो पढ़ रहे थे तो उनके लिए यहाँ से बाकायदा फंड्स जा रहे थे। आप ऐसी कॉलेज को देख लीजिए कि यहाँ पे यहाँ तो है ही सारे। जिस दौर में अगर हम थोड़ा माजी में जाएँ शॉर्ट करते हुए, कि जिस दौर में मुगलिया सल्तनत के अंदर बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बागात बनाए जा रहे थे, तो बहावलपुर में नूर महल, दरबार महल इस तरह बन रहे थे। और इसी तरह जब लाहौर के अंदर HSN कॉलेज जैसी यूनिवर्सिटी इस तरह का क्या अमल में लाया जा रहा था, तो यहाँ पर जामिया इस्लामिया की बुनियाद रखी गई, सादिक एजेटन कॉलेज की बुनियाद रखी गई, यहाँ पर सतलुज वैली प्रोजेक्ट बनाया गया। तो ये एक ऐसी रियासत थी जो कदीम और जदीद के संगम के ऊपर बड़ी मतनो अंदाज में चल रही थी, और ये वाहिद रियासत थी जिसने पाकिस्तान को बनाया, जिसने पाकिस्तान को चलाया। पाकिस्तान बनने के बाद हमारी सूरत हाल ये थी कि हमारी गवर्नमेंट के पास, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास गाड़ी नहीं थी, हमारी गवर्नमेंट के पास तनख्वाहें नहीं थी। तो नवाब बहावलपुर ने, इस खित्ते ने, इस पूरे पाकिस्तान को, जिसके बारे में आज के कुछ जो हैं वो नाअहल सियासी बोने जो हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ 3 ज़िलों का सूबा बनेगा। अरे भाई, इन 3 ज़िलों ने पूरा पाकिस्तान चलाया है, इन 3 ज़िलों ने पूरे पाकिस्तान को इतना खुशहाल, मुस्तहकम और तवाना किया है कि आज पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा है।
दैट्स गुड। आप मोहब्बत चेक करें, नज़र आ रही होगी आपको। यही अंदाज़ चाहिए। हमारे जो बहावलपुर के लोग हैं यहाँ पे, सबसे अच्छी बात उनकी पता है क्या है? मैं आपको क्योंकि हम लोग अपने प्रोग्राम को चूँकि आगे लेके निकलना है, तो हम चूँकि हिस्ट्री ऑफ बहावलपुर के ऊपर आ गए हैं, तो आपको एक और बात भी बता दें कि यहाँ पे एक मलूक शाह गुजरे हैं। नवाब साहब जब बहावलपुर बसाने लगे तो यहाँ पे कोई रहता ही नहीं था, सहरा है, यहाँ पे शहरी आबाद नहीं होते थे। तो गए कि बाबा जी कोई दुआ कर दें मेरे लिए, यहाँ पे लोग बसते नहीं हैं, यहाँ पे बसाना है इससे। तो बाबा ने कहा ठीक है। उन्होंने पानी पिया, उसमें कुछ दम किया और कहा कि उस कुएं में पानी डाल दो जहाँ से लोग पानी पीते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही किया उन्होंने, और वो पानी के तमाम कुएं जो थे, हाँ जी, उन सब में पानी डाल दिया गया। अच्छा, अब क्या होता है कि जो आता, मतलब ऐसा होने लगा और ये हुआ कि जो आता यहाँ रोते हुए आता था और हंसते हुए जो है यहाँ से जाते हुए भी रोता है और आते हुए भी रोता है। ये आज की हकीकत यही है कि बहावलपुर में ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से कशिश है कि कोई यहाँ से निकलना नहीं चाहता। तो यहाँ पे आपको भांत भांत के लोग मिलेंगे यहाँ, सराइकी, पंजाबी, पश्तो, बलोची, महाजिर, हर तरह के लोग, हर तरह की ज़ातें यहाँ पे मौजूद हैं। और जो उनका सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि वो सब बहावलपुर से हैं और बहावलपुर उनका है। कोई यहाँ पे ये नहीं कहता कि मैं अलग बैठ के काम कर लूँगा, मैं अलग चला जाऊँगा। नो, सब वो कहते हैं कि हमारा शहर है और यही चीज़ इस बहावलपुर की पहचान है। हमें किसी और चीज़ से कोई गिला नहीं है, हमें किसी और शहर से कोई गिला नहीं है। हर जगह अपनी अपनी हैसियत रखती है, लेकिन हम चाहते हैं कि बहावलपुर को वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और वो एहसास मिले जिसका वो हक़ रखता है। शफ़क़त, मुझे काइंडली ये बताइए कि हम लोग जो है, अब नवाब साहब ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने तो हर लिहाज से, क्योंकि ये उनका अंदाज़ था, उनका तरीका था। स्टेट जब जम हो गई और उसके बाद जो है एक 1 यूनिट हो गया, याया ख़ान के दौर के बाद फिर आइन बना। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का आइन जो था वो स्टेट्स को क्या हकूक़ दे रहा था? अब देखिए, जब हम उसी तरफ ही निकल रहे हैं दोबारा से कि स्वाद जब मिला है पाकिस्तान के साथ, इधर जब इसकी हैसियत हुई है, तो क्या दोनों के जो हकूक़ हैं उनको बराबर मिल रहे हैं, आप समझते हैं? या फिर अभी वो जंग है? क्योंकि ये जो हमारा बहावलपुर है, आप क्या समझते हैं कि इसका जो रेवेन्यू है जो जनरेट होता है, हम चूँकि बेसिक इशू हमारा यही है कि हमारे लोगों को उनके हक़ क्यों नहीं मिलता है, तो क्यों इसके अंदर कौन सी ऐसी बातें कि आज क्या इसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो इसको सूबा नहीं बनने दे रही, या फिर इसके पीछे रेवेन्यू एक मकसद है जो क्योंकि हमारा बहावलपुर हर चीज़ में ख़ुद कफ़ील है। अल्लाह का एहसान है कि हमारे पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसे छीनने के बावजूद भी ऐसे ज़राए हैं कि हम बहावलपुर जो है वो दूसरे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। या फिर मतलब कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो आप समझते हैं कि बहावलपुर सूबे की तरफ नहीं लेके जाने दे रही? क्योंकि ये हमारा एंडिंग पॉइंट होगा, हम इस पर बात करेंगे, तो आज हम उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। सिर्फ 1934 में 36 में एक ना केस रजिस्टर हुआ था यहाँ की चीफ कोर्ट में, जो बज़ाहिर तो एक फैमिली कोर्ट केस था, लेकिन जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया और जब उसकी अंदर गए तो पता चला कि एक मुसलमान बच्ची है, उसकी शादी एक ऐसे घर में हो गई जो कादियानी और अहमदी है। सही। और उस केस पर वो इतना हाईलाइट हुआ उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आया नवाब साहब पे जी कि इस केस को एज ए फैमिली मैटर ही जो है वो किया जाए, इसको जो है किसी मजहबी पस मंज़र में ना डिस्कस किया जाए और इस पर ना बहस होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन उस वक्त के जो जज थे कोर्ट के, जनाब अकबर खान साहब, जस्टिस अकबर साहब, उन्होंने इस पर एक बड़ा तारीख़ी फ़ैसला दिया। उसमें उस केस की बुनियाद पर ना सिर्फ उस बच्ची को खुला दिलवाई, बल्कि ये कहा कि ये जो है कादियानी है, ये गैर मुस्लिम है, ये इस्लाम के अंदर नहीं आते अपने नज़रियात की बिना पर। तो उस फैसले की प्ली पर जो है उस बच्ची को भी इंसाफ मिल गया और वो एक फ़ैसला तारीख़ में ऐसा रकम हुआ जिसने बाद में जाके पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो एक इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने कि कानूनी तौर पर जो है इनको काफिर करार दिया गया। अब यहाँ पर ना एक चीज़ बड़ी नोट करने की है कि हमारे पहले वज़ीर ख़ारजा जो थे वो कादियानी थे, तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग ये कम्युनिटी कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी नहीं अब ये पास के अंदर है, मुझे बात के पास है, लेकिन उसका तहरीक से क्या, तो वो ये बात तो इनके जो अभी खलीफा हैं उन्होंने भी बड़ी वाज़ेह कई दफ़ा कही है कि जी बहावलपुर ने हमें जो निशान इबरत बनाया है उसके बदले में हम बहावलपुर को निशान इबरत बना देंगे। मैं नाज़रीन आपने सुना कि हम इसी पे बात कर रहे हैं कि क्यों निशान इबरत, क्यों सूबा नहीं बनता भाई, क्यों हक गस्ब होते हैं, वजह जिस तरह जब LFO बना उस कमेटी में कादियानी शामिल थे, सतलुज दरिया जब बेचा गया उसमें कादियानी शामिल थे, तो ये तो एक बड़ी खुली बात है कि
कादियानी बहावलपुर से अपने बदले ले रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आप जितने भी जुल्म कर लें, आप अपने इस इस्टेब्लिशमेंट में होते हुए जितना मर्ज़ी अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लें, हक़ और सच कभी दब नहीं सकता। बहावलपुरी अपने सूबे के मुतालबे से 1 इंच क्या तो एक रत्ती बराबर भी पीछे नहीं हटेंगे, और उसके लिए हम जिस हद तक जा सकते हैं हम जाएंगे। सूबा की बहावलपुर सूबे की बहाली जो है वो हमारा मिशन है, हमारी आखिरी मंजिल है। उसके लिए अगर हमें अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है, हमें सियासी जिद्दोजहद करनी पड़ती है, कुछ भी करना पड़ता है, हम आइन के अंदर रहते हुए, वफाक पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। दैट्स ग्रेट। तो नाजरीन, आपने देखा कि राजा साहब ने हमारे लिए जो है चीज़ें कितनी क्लियर कर ली। हमने अभी उनसे बहुत और मुश्किल सवालात करने, क्योंकि हम बात करते हैं तहकीक की और हम बात करते हैं उस सारे सिस्टम की जिस पे शायद कोई और बात ना करे। तो हम एहसानमंद हैं जनाब आपकी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने हमें जो है इतना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड होगा जिसके अंदर हम बात करेंगे कि बहावलपुर क्यों इतना ज़्यादा जो है अताप का शिकार रहा। क्या वाकई ऐसा है कि आज तक लोग वो जो नफ़रत है दूसरों के दिलों में बहावलपुर से, वो इस हद तक बढ़ गई कि हमारे नौजवान नस्ल जो है उसका शिकार हो रहे हैं। हमारे बच्चे जिनका मुस्तकबिल महफूज होना चाहिए हर लिहाज से, वो आज जो है तबाहकारी पे पड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ या तो आपको मिल जाएगा स्कूल्स एंड कॉलेजेस, या फिर आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जो नवाब साहब की बनाई हुई हैं, या फिर ऐसे कौन से अवामिल थे या आज तक कौन से अवामिल आ रहे हैं जिनकी वजह से हमारा सूबा जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। तो आज देखते हैं कि आपके पास जो हमारे नोट्स हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। उम्मीद है कि आप अगले प्रोग्राम के लिए हमारा इंतज़ार करेंगे, जिसमें अल्लाह ने चाहा तो हम नवाज़ नाजीना साहब को भी इनवाइट करेंगे साथ में, और हम देखेंगे कि जिनको कैद किया गया था उनकी क्या तासुरात हैं इस हवाले से, वो क्या बयान करते हैं। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जिस वक्त अब इन सारे प्रोग्राम्स के बाद जब कोई बहावलपुर पे बात करे तो ये सोचे कि बहावलपुर खाली ख्याली जन्नत नहीं थी, बहावलपुर एक सूबा था। 1954 तक इसमें लोगों ने काम किया है, एक पूरी काबीना इसका हिस्सा रही। बल्कि मैं आपको जाते जाते शायद ये भी बता दूं, क्योंकि मेरी फैमिली इसका हिस्सा रही है, और यहाँ पे जो डायरेक्टर एजुकेशन थे बका मोहम्मद खान साहब, और वो जो हैं मेरे बड़े दादा थे, और तभी मैं इस पर जब बात कर रही हूँ तो आई हैव ऑल नॉलेज अबाउट दिस। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। मैं हूँ शाज़िया नौरीन ख़ान और आप देख रहे हैं बहावलपुर इशूज़ विद बहावल। जज़ाकल्लाह।